हेलो साइकोलॉजी पीपल, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ओसीडी के बारे में, विच मीन्स ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, और उनसे रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में। नाउ पीपल जो ओसीडी से अफेक्टेड होते हैं, बेसिकली they are unable to control their specific ideas, they are always preoccupied। उनका जो ब्रेन, उनका जो माइंड होता है, उनका जो थॉट प्रोसेस होता है, हमेशा एक प्री ऑक्यूपेशन में लगा रहता है विद स्पेसिफिक आइडिया। प्री ऑक्यूपेशन मतलब कि उनके थॉट में, उनके थॉट प्रोसेस में, ब्रेन में हमेशा कोई एक फिक्स्ड आइडिया होता है जिससे उनका माइंड, उनका जो थॉट है वो ऑक्यूपाइड रहता है। मतलब वो कुछ और सोचते ही नहीं है, हमेशा एक पर्टिकुलर थॉट के बारे में सोचते रहते हैं। एंड दे आर अनेबल टू प्रिवेंट देमसेल्फ फ्रॉम रिपीटेडली कैरिंग आउट अ पर्टिकुलर एक्ट। देखिए, नाम में ही पता चल रहा है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, राइट। तो ऑब्सेसिव मतलब ऑब्सेशन होता है, ठीक है। किसी एक थॉट को लेके बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड होंगे, उसी के बारे में थॉट्स उनके चलते रहते हैं। और कंपल्शन मतलब कि कंपल्सिवली, मतलब अंदर से जैसे एक फोर्सफुली वो कुछ एक्ट करते हैं, और जिसके लिए अंदर से, मतलब जब तक वो एक्ट कर नहीं लेंगे तब तक उनके दिमाग में बात चलती रहेगी। सो बेसिकली ऑब्सेशन और कंपल्शन, ठीक है। प्री ऑक्यूपेशन रहता है स्पेसिफिक आइडियाज के साथ, एंड रिपीटेडली दे वांट टू कैरी आउट अ सर्टेन एक्ट और सीरीज ऑफ एक्ट। जरूरी नहीं है कि एक ही एक्ट, इट कैन बी अ सीरीज ऑफ एक्ट ऑल्सो दैट अफेक्ट देयर एबिलिटी टू कैरी आउट नॉर्मल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से जो नॉर्मल डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज है वो कैरी आउट करने में उनको प्रॉब्लम होता है। देखिए, जब हमने यहाँ पर, आपको एक बात मैं याद दिला दूं कि जो हमने 4Ds पढ़े थे जिसकी वजह से हम एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करते हैं, वो हमेशा आपको हर डिसऑर्डर में याद रखना है। वाई दे हैव रिटन नॉर्मली वो एक्टिविटीज को कैरी आउट नहीं कर पाते। हमने जो 4Ds पढ़े थे, आपको पता होगा, उसमें हमने पढ़ा था डिस्ट्रेस और डिसफंक्शनल। तो डिसफंक्शनल का मतलब क्या होता है कि अपने डे टू डे एक्टिविटीज को, नॉर्मल एक्टिविटीज जो हम कर पाते हैं वो ना कर पाना, डिसफंक्शनल हो जाना, ठीक है। तो हम जो हमारे फंक्शंस हैं, जो हमारी एक्टिविटीज हैं, जो हम परफॉर्म करते हैं, उसमें भी जब इम्पैक्ट पड़ने लगे और वो हमें करने में दिक्कत होने लगे, तो इट मीन्स कि बहुत ज्यादा हिंडरेंस, मतलब बहुत ज्यादा ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं हमें अपने टारगेट्स अचीव करने में, डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में। तो इट मीन्स गड़बड़ है। नाउ ऑब्सेसिव बिहेवियर क्या होता है? ऑब्सेशन क्या होता है? किसी चीज से ऑब्सेस्ड हो जाना, मतलब यू कैन नॉट स्टॉप थिंकिंग। आप चाह कर भी सोच नहीं सकते उस पर्टिकुलर आइडिया के बारे में, उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में। उससे रिलेटेड थॉट्स आपके दिमाग में चलते ही रहते हैं। द पर्सन इन्वॉल्व ऑफन फाइंड्स दीज थॉट्स टू बी अनप्लेजेंट और शेमफुल। तो जो थॉट्स होते हैं, वो पर्सन को ऐसे भी लगता है कि ये बहुत अनप्लेजेंट है, मतलब ये मुझे बहुत तकलीफ दे रहे हैं, या फिर शेमफुल थॉट्स हैं, ठीक है। नाउ कंपल्सिव बिहेवियर क्या होता है? कंपल्शन क्या होता है? मतलब जबरदस्ती उसकी एक नीड होना जो परफॉर्म करने की बिहेवियर है, ओवर एंड ओवर अगेन, बार बार। फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग, कि नहीं मुझे इतना बार काउंटिंग करना ही करना है। ऑर्डर मतलब मान लो किसी किसी को क्या होता है कि हर एक चीज ऑर्डर में होनी चाहिए, ठीक है। मान लो बहुत सारी पेंसिल्स रखी हैं, तो उसमें से कोई छोटी है, कोई बड़ी है, तो सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, उससे बड़ी, ऐसे ऑर्डर में ही पेंसिल रखी जाएगी। या कोई चीज है तो वो लाइन से ही रखी जाएगी, या इतने नंबर्स में ही होनी चाहिए। अगर मेरे पास पेंसिल है तो 7 पेंसिलें होना मेरे पास जरूरी है, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का ऑब्सेशन हो जाता है। चेकिंग, कई बार क्या होता है कि लेडीज में मैं बता रही हूँ कि कई बार जैसे घर को लॉक करके सोए हैं, लेकिन 10 बार चेक करेंगे लॉक है कि नहीं, लॉक है कि नहीं, ठीक है। उठ उठ के चेक करेंगे बार बार कि लॉक है कि नहीं। टचिंग, किसी चीज को टच करना। वॉशिंग, मतलब हर चीज को जहां पे वो टच करेंगे तो उनको लगेगा ओ माय गॉड, मेरे को तो जर्म्स आ गए हैं मेरे हैंड में। तो बार 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 बार, इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोरोना के बाद से ये बहुत ज्यादा ओसीडी के केसेस देखे गए हैं, और स्पेशली यही इस तरीके के कि मैंने इस जगह को टच कर लिया। इनफैक्ट लोगों के हाथों की स्किन निकलने लग जाती है, इतना बुरा हाल हो जाता है। वो बार बार हैंड वॉश कर करके, या फिर आप कह लीजिए ये जो हैंड सैनिटाइजर है उसको यूज करके, उनका पूरा हाथ का स्किन निकलना शुरू हो जाता है, इतना बुरा हालत हो जाता है, ठीक है। सो वॉशिंग मतलब कि बार बार हैंड वॉश करना, कि मैंने यहाँ पे जर्म्स होंगे, मैंने टच कर लिया, इस तरीके का ऑब्सेशन होना। अदर डिसऑर्डर्स जो इस कैटेगरी में, ओसीडी की कैटेगरी में आते हैं, वो होता है होर्डिंग डिसऑर्डर। होर्डिंग क्या होता है? स्टॉकिंग करना, स्टॉक करना। स्टॉकिंग मतलब वो किसी का पीछे करने वाला स्टॉकिंग नहीं, स्टॉक करना मतलब चीजें चीजें जमा करना, ठीक है। स्टॉक करके रखना अपने पास, कि किसी किसी के पास अगर जैसे मान लो कोई गत्ते के डब्बे हैं या कुछ है,
ठीक है, कुछ डब्बे हैं या कुछ है, तो वो एक इतना पूरा भरा पड़ा होगा, इतना जमा कर लेंगे अपने पास, इकट्ठा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, जमा जिसको कहते हैं ना जमा करके रखना, वो कलेक्ट करके रखना। फिर आता है उसके बाद, सो नेक्स्ट डिसऑर्डर इन दिस कैटेगरी इज ट्रिकोटेलोमेनिया। सो ट्रिको का मतलब होता है हेयर, टिलो का मतलब होता है पुलिंग, और मेनिया का मतलब होता है इम्पल्सिव बिहेवियर। ठीक है, दैट इज व्हाई इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ हेयर पुलिंग। अब वो आपके आईब्रोज के हेयर हो सकते हैं, आई लैशेज हो सकते हैं, या सिर के जो बाल हो सकते हैं वो होते हैं, तो इसमें लोग उनको पुल करते हैं, मतलब निकालते रहते हैं खींच खींच के। और नेक्स्ट होता है एक्सकोरिएशन डिसऑर्डर विच मीन स्किन पिकिंग। जैसे हम उसमें हेयर पुल कर रहे थे, इसमें हम स्किन पिक करते हैं। स्किन पिकिंग मतलब कि स्किन को नोचना एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स। सो ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर में सबसे पहला है पीटीएसडी। पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। पोस्ट ट्रॉमेटिक मतलब कोई ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होने के बाद जो डिसऑर्डर होता है, ठीक है। सो पीटीएसडी के सिम्टम्स क्या होते हैं? रेकरेंट ड्रीम्स, मतलब कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपको बहुत ज्यादा ट्रॉमा लगा आपके ब्रेन को, और अब क्या होता है कि आपको उसी चीज के, उसी इंसिडेंट के सपने आ रहे हैं। फ्लैशबैक आना, मतलब आप बैठे हुए हो या कुछ है और आपको अचानक से वो चीजें याद आ रही हैं, माइंड में वो चीजें घूम रही हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। इम्पेयर्ड कंसंट्रेशन, किसी भी चीज में आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। इमोशनल नंबिंग, मतलब कि इमोशनली ना आप रो पाते हो, क्राई नहीं कर पाते, हंस नहीं पाते, कोई हैप्पी मूड नहीं, कुछ नहीं, आप अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, तो एकदम नंब हो जाते हैं इमोशनली। देन इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एंड एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस ट्रॉमा रिलेटेड कैटेगरी। नाउ अगर हम बात करें, आपकी बुक में तो सिर्फ नाम मेंशन करके छोड़ दिए, लेकिन अगर हम थोड़ी सी बात करें एडजस्टमेंट डिसऑर्डर और एक्यूट डिसऑर्डर के बारे में, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का मतलब होता है कि आपकी लाइफ में जो भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आई है, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स की सेपरेशन है, डिवोर्स का केस है, या जॉब चली गई, लॉस ऑफ जॉब है, या कोई लव्ड वन है जो उनका डेथ हो गया, इस तरीके की जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होते हैं, तो उसमें लाइफ में आपको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रहा है, दैट इज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, ठीक है। और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर क्या, और एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है कि सिमिलर सिचुएशन में ही, मतलब अगेन सेम एग्जांपल, डाइवोर्स है या कोई डेथ ऑफ लव्ड वन है, या जॉब में है, तो सेम टाइम पे आपको इतना एक्यूट स्ट्रेस होगा कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब हैंडल नहीं होगा। द मेन डिफरेंस देखो, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, पीटीएसडी या एक्यूट स्ट्रेस में है टाइम फ्रेम का, ठीक है। एक्यूट स्ट्रेस इज लाइक फॉर अ मंथ और समथिंग इट हैपेंस। पीटीएसडी में काफी टाइम तक सिम्टम्स चलते हैं, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं, रेकरेंट ड्रीम्स आते हैं, ठीक है, इम्पेयरमेंट हो जाती है कंसंट्रेशन में, ये सारी चीजें होती हैं। और एक्यूट स्ट्रेस में भी ये सारी चीजें हो सकती हैं, बट इट विल बी फॉर अ मंथ। एक्यूट स्ट्रेस है उस टाइम पे वो चीजें। और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में क्या है कि हम उन चीजों से हैंडल नहीं कर पा रहे, डील नहीं कर पा रहे। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर की तरफ। इन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि एक आपको कंडीशन होती है फिजिकल सिम्टम्स की, विदाउट एक्चुअली कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं होता जिसका, समझ रहे हो, मतलब फिजिकल डिसीज एब्सेंट होती है। आप जब डॉक्टर्स वगैरह को दिखाओगे तो कोई फिजिकल उसका कॉज नहीं मिलेगा आपको, कोई देयर विल बी नो फिजिकल कॉज, ठीक है, बायोलॉजिकल कॉज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत ज्यादा बैक पेन है, ठीक है, बैक पेन है बहुत ज्यादा, तो आपकी बैक पेन का कोई एज सच रीजन नहीं होगा। आप अपना पूरा एक्सरे करवा लो, पूरा टेस्टिंग करवा लो, आप अपने विटामिन लेवल चेक करवा लो, तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो बायोलॉजिकल कॉज फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, तभी हम ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है। बायोलॉजिकल कॉज कोई फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं इन डिसऑर्डर्स का, बट ऑब्वियसली इंडिविजुअल हैज कुछ उनको साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज होती है जिसकी वजह से फिजिकली सिम्टम्स मैनिफेस्ट होते हैं, ठीक है, और फिजिकल पेन रहता है। तो ये इंक्लूड करते हैं कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर, इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर अमंग अदर्स। पहले देखते हैं सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स को, ठीक है। सोमैटिक सिम्टम में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ पर्सन हैविंग
परसिस्टेंस मतलब कंटिन्यूसली बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, जिनकी सीरियस मेडिकल कोई कंडीशन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ये तो टेस्ट कराने के बाद पता चलेगा। पीपल टेंड टू बी ओवरली ऑक्यूपाइड रहते हैं अपने सिम्टम्स को लेके इसमें, ठीक है। अगेन प्री ऑक्यूपाइड रहने का क्या मतलब है कि उनके जो माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ उनके सिम्टम्स को लेके चलते रहते हैं कि पता नहीं मेरे को पेन क्यों रहता है, फिटीग रह सकता है उनको, मतलब थकावट हो सकती है, या कॉन्टिन्यूसली पेन रह सकता है कहीं पे, ठीक है। कॉन्टिन्यूसली वरी करते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं अपने हेल्थ को लेके कि मेरी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, या मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। फ्रीक्वेंट डॉक्टर के विजिट्स करते रहेंगे, डॉक्टर शॉपिंग भी करते रहते हैं। डॉक्टर शॉपिंग का मतलब होता है कि एक डॉक्टर को दिखाया, इससे सेटिस्फाइड नहीं हुए, दूसरे डॉक्टर को दिखाया, दूसरे से सेटिस्फाइड नहीं हुए, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाते रहेंगे, अलग अलग टेस्ट करवाते रहेंगे, रिपोर्ट्स इकट्ठी करते रहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली कोई इसका सीरियस मेंटल है, कोई सीरियस मेडिकल कंडीशन इसमें लिखा है हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, पर उनके जो बॉडी में सिम्टम्स जरूर होते हैं, ठीक है। मतलब फटीग रहेगा, कहीं पे पेन रहेगा, इस तरीके के सिम्टम्स जरूर बॉडी में होते हैं। एज अ रिजल्ट दे एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस, उनको होता है बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस रहती है उनकी डेली लाइफ में। अगर हम बात करें इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर की, तो देखो ये नाम में है इलनेस एंजाइटी, मतलब किस चीज की उनको टेंशन या वरी या एंजाइटी हो रही है, इलनेस को लेके। इट इन्वॉल्व परसिस्टेंट प्रीऑक्यूपेशन अबाउट डेवलपिंग अ सीरियस इलनेस, और कॉन्स्टेंटली वो उसकी पॉसिबिलिटी के बारे में वरी करते रहते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे कोई फिजिकल सिम्टम नहीं हो रहे हैं, ओके। जो डिफरेंस है मेन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में और इलनेस एंजाइटी में, वो यही है। सोमैटिक सिम्टम में हम बोल रहे हैं कि बॉडी रिलेटेड सिम्टम है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि बॉडी रिलेटेड सिम्टम्स है, प्रेजेंट है। लेकिन इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में क्या है, वो उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी हो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम हो, जबकि हार्ट की वो एंजियोग्राफी करा लेंगे, ईसीजी करा लेंगे, सब कुछ करा लेंगे, कुछ निकल के नहीं आएगा। बट एक टेंशन, एंजाइटी उनको रहता है कि ऐसा तो नहीं है कि मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम है जो कि फिगर आउट नहीं कर पा रहे डॉक्टर्स, ठीक है। इस तरीके का उनका थॉट प्रोसेस रहता है, और वो कॉन्स्टेंटली वरी करते रहते हैं कि मुझे हाई चांसेस है, पॉसिबिलिटी है मेरे को हार्ट डिसीज की, लेकिन वो क्या हो रहा है, वो ना मशीन में पकड़ में नहीं आ रही है, डायग्नोसिस नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ डॉक्टर, ये लोग भी डॉक्टर चेंज करते रहते हैं, 1000 जगह टेस्ट करवाएंगे, 1000 तरीके के टेस्ट करवाएंगे, रिपोर्ट्स इकट्ठी करेंगे, और कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होते हैं एक डॉक्टर से। उनको लगता है कि नहीं ये डॉक्टर ही खराब है, डॉक्टर पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन मुझे कुछ है, मुझे कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, मुझे कुछ सीरियस बीमारी है। इस तरीके से इनके दिमाग में चलता रहता है। दिस इज अकम्पनीड बाय एंजाइटी अबाउट वंस हेल्थ, अपनी हेल्थ को लेके कुछ ज्यादा ही एंजाइटी में रहते हैं। इंडिविजुअल्स ओवरली कंसर्न्ड होते हैं किस चीज के बारे में, अनडायग्नोस्ड डिसीज, ऐसी बीमारी जो पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है। नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट, नेगेटिव डायग्नोस्टिक रिजल्ट का क्या मतलब है कि जी डायग्नोसिस के रिजल्ट नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है, जबकि उनके हिसाब से ये होना चाहिए कि उनकी जो बीमारी है वो पकड़ में आनी चाहिए, तो फिर तो पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए ना, लेकिन नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो इस बात को वो चिंता में रहते हैं। दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू एश्योरेंस बाय डॉक्टर, अगर डॉक्टर भी उनको रिपोर्ट्स दिखाए बार बार कि जी देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी को हार्ट रिलेटेड इलनेस एंजाइटी है कि नहीं मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है, अब उस बंदे ने 25 ईसीजी करवा लिए, और ऐसे केसेस मैंने खुद भी पर्सनली देखे हुए हैं, मतलब हॉस्पिटल में, कि उस बंदे ने 25 ईसीजी की रिपोर्ट्स हैं उसके पास, और हर महीने, कभी कभी तो हफ्ते में मतलब महीने में 2 बार भी, 3 बार भी ईसीजी करवा लेता है अपना। क्यों जी, कि जी मेरे को कुछ लगता है, मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है, वो पकड़ में नहीं आ रही है, ठीक है। डॉक्टर उनको कितनी भी बार एश्योर कर लें कि देखो आपके ईसीजी के रिजल्ट्स ठीक हैं, आपकी जितनी भी आपने एंजियोग्राफी, कार्डियोग्राफी, जो भी आपने अपनी हार्ट की करवाई है, वो सारे रिजल्ट्स ठीक हैं, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके हार्ट में भी कोई एको, एक रिपोर्ट होती है एको की, ठीक है, सब कुछ आपने करवा लिया अपने हार्ट का, सारी रिपोर्ट्स ठीक है, कुछ भी ऐसा डायग्नोसिस नहीं है। तो क्या होता है यहाँ पे कि उनको डॉक्टर भी एश्योरेंस जितनी मर्जी दे ले, पर वो बिलीव नहीं करते,
इस बात को कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इजीली अलार्म्ड अबाउट इलनेस सच एज हेयरिंग अबाउट समवन्स इल हेल्थ। अगर वो किसी और के बारे में सुन ले, किसी और के तबियत खराब होने के बारे में सुन ले, या कोई ऐसी न्यूज सुन ले कि फलाने बंदे को हार्ट अटैक हो गया, या फलाने बंदे के हार्ट में स्टंट डला है, या फलाने बंदे को ऐसा हुआ है, तो और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और उनको और भी ज्यादा चिंता होने लगती है कि अरे मेरे में भी पकड़ में नहीं आ रहा, मेरे में भी पक्का हार्ट में प्रॉब्लम है, डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे हैं टाइम से, ये है वो है, इस तरीके की एंग्जाइटी उनको रहती है। देखिए मेन डिफरेंस मैं आपको ये बता रही हूँ कि इलनेस एंग्जाइटी में उनको एंग्जाइटी रहती है इन चीजों की, पर बॉडी में सिम्टम्स नहीं होते, ठीक है। जबकि हमने इससे पहले वाले जिस डिसऑर्डर के बारे में बात करी थी, सिम्टोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के बारे में, इस डिसऑर्डर में उनको बॉडी में सिम्टम्स होते हैं, पेन होता है, फटीग होता है, लेकिन उसकी कोई मेडिकल कंडीशन नहीं होती, उसकी साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है। So the difference between the symptomatic disorder and illness anxiety is symptomatic symptom disorder में expression है, it is the main terms of physical complaint, as I told you कि physical symptoms रहते हैं। illness में क्या रहता है, anxiety रहती है main concern में, ठीक है जी, इतना क्लियर है। आगे चले। नाउ सिम्टम्स ऑफ कन्वर्जन डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर में क्या होता है, रिपोर्टेड लॉस ऑफ पार्ट और सम बॉडी फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। जैसे कि पैरालिसिस हो जाना, कि मतलब एक बॉडी का जो है पार्ट मेरा फंक्शन ही नहीं कर रहा, इस तरीके की वो बात करते हैं। ब्लाइंडनेस, कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है या मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, मुझे अचानक सुनाई देना बंद हो गया, दिखाई देना बंद हो गया, या किसी एक बॉडी का फंक्शन, फॉर एग्जांपल हैंड में पैरालिसिस हो गया, इस तरीके की चीजें। डिफिकल्टी इन वॉकिंग, मुझसे चलना नहीं जा रहा, टांगे पैरालिसिस हो गई, या वॉक करने में चलने में दिक्कत है, और ये जनरली होती हैं जो सिम्टम्स रिपोर्ट करते हैं पेशेंट्स। दीज सिम्टम्स आर ऑफन occur after a stressful experience and may be quite sudden। ये जो सिम्टम है कन्वर्जन डिसऑर्डर, ये क्वाइट सडनली आ सकता है, स्पेशली तब जब बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल सिचुएशन उस पर्सन ने देखी हो। कन्वर्जन डिसऑर्डर में भी अगर आप कोई उनकी न्यूरोलॉजिकल टेस्टिंग करवाएंगे, मतलब ब्लाइंडनेस क्यों है, डेफनेस क्यों है, पैरालिसिस क्यों है, क्यों चल नहीं पा रहे, तो इसका भी कोई फिजिकल कॉज या कोई डायग्नोसिस में बायोलॉजिकली कुछ निकल कर नहीं आएगा। नेक्स्ट वी हैव डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स। नाउ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स जो है, इट कैन बी व्यूड एज डिसकनेक्शन बिटवीन द आइडियाज एंड इमोशन। बेसिकली जो एक पर्सन होता है वो वट एवर देयर इमोशंस आर, और जो भी उनके दिमाग में चल रहा है उसके बीच में एक डिसकनेक्ट हो जाता है। इट इन्वॉल्व्स फीलिंग्स ऑफ अनरियलिटी, ठीक है। अनरियलिटी की फीलिंग होती है कि मतलब जो घटित हो रहा है वो एक्चुअली में सच में नहीं हो रहा है, उनको लगता है जैसे एक सब कुछ एक सपना ही है। डीपर्सनलाइजेशन, डीपर्सनलाइजेशन का मतलब होता है जैसे इट्स काइंड ऑफ आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस काइंड ऑफ अ थिंग, कि उनको लगता है कि जैसे ये मैं नहीं हूं, एक आउटसाइड बॉडी की तरह से मैं देख रहा हूँ, यू नो, एक विटनेस कर रहा हूँ ये सब चीजें जो घटना घटित हो रही है या जो हो रहा है आसपास, ये मैं नहीं, बट अपनी बॉडी से भी अलग डिस्कनेक्शन होता है उनको, और ऐसा फील करते हैं कि मैं इट्स लाइक अपनी बॉडी से भी अलग होकर उन चीजों को मैं देख रहा हूँ। देयर इज अ समटाइम्स अ लॉस और अ शिफ्ट ऑफ आइडेंटिटी। इट्स ठीक है, मतलब एक उनकी आइडेंटिटी में शिफ्ट हो जाता है, एंड दे लूज टच विद देयर ओन बॉडी ऑल्सो, ठीक है। उनके थॉट में, इमोशन में, आइडियाज में देयर इज नो कनेक्शन, कंप्लीटली एट लॉस होते हैं। सडन टेम्परेरी ऑल्टरेशंस हो सकती हैं उनकी कॉन्शियसनेस में। तो अगर मैं इसको आपको बड़ी यू नो रॉ लैंग्वेज में समझाऊं, तो इट्स लाइक कि माई बॉडी इज नॉट विटनेसिंग जो भी हो रहा है, बट माई सोल इज विटनेसिंग, यू नो। मैं सोल लेवल पे चीजें देख रहा हूँ और या देख रही हूँ, और मैं अपनी बॉडी से भी एक डिस्कनेक्शन फील कर रही हूँ। तो इस तरह से ऑल्टरेशन हम फील करते हैं अपने कॉन्शियसनेस में। हम नहीं, मतलब जिनको ये डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होता है, दैट बॉल्ट वन पेनफुल एक्सपीरियंस एंड बीइंग कैरेक्टराइज्ड बाय डिसोसिएटिव ऑर्डर्स। तो यही होता है सारे डिसोसिएटिव ऑर्डर्स में, ये कॉमन फीचर है। कंडीशंस इंक्लूड इसमें डिसोसिएटिव एमनीशिया हो सकता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर हो सकता है, डीपर्सनलाइजेशन या जिसको डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर बोलते हैं वो भी हो सकता है। नाउ डिसोसिएटिव एमनीशिया में क्या होता है? नाउ इसमें डिसोसिएटिव एमनीशिया में क्या होता है? इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सटेंसिव एंड सेलेक्ट
सेलेक्टिव मेमोरी लॉस। सेलेक्टिव मेमोरी लॉस मतलब हमें कुछ चीजें तो याद रहेंगी, कुछ बातें, कुछ चीजें, कुछ उस एपिसोड की याद रहेंगी। अगर कुछ बहुत स्ट्रेसफुल या कुछ बहुत ट्रॉमेटिक जब होता है तो हमारा माइंड क्या करता है, मेमोरीज, क्योंकि वो इतने ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस होते हैं, ये स्पेशली उस केसेस में होता है जब वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इस तरीके के कोई असॉल्ट होते हैं। तो इस तरीके की जब चीजें होती हैं तो हमारा माइंड उस एपिसोड की जो बहुत ज्यादा ऐसी मेमोरीज होती हैं जो हमें ट्रॉमा देती हैं, तो वो उसको ब्लॉक कर देता है हमारा माइंड। तो उस इवेंट की हमें कुछ चीजें, कुछ बातें याद रहती हैं और कुछ बातें जो है हमारा माइंड ब्लॉक कर देता है और वो हमें याद नहीं रहती। इसकी कोई ऑर्गेनिक कॉज नहीं है। ऑर्गेनिक कॉज समझते हैं? ऑर्गेनिक कॉज का मतलब है हेड इंजरी। मतलब अगर हम आपके ब्रेन का स्कैन लें या ब्रेन की स्कैन्स में देखें, तो सीटी स्कैन करे ब्रेन का, तो उसमें कुछ ऑर्गेनिक नहीं निकल के आएगा, मतलब अंदर से कुछ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, बट ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। वो इवेंट आपके लिए इतना ट्रॉमा था कि उस आपके ब्रेन ने कुछ कुछ हिस्से उस इवेंट के ब्लॉक कर दिए कि वो आपको याद ही नहीं कि हुआ क्या था एक्चुअली। तो सम पीपल कैन नॉट रिमेंबर अबाउट देयर पास्ट। जिनके साथ पास्ट में कोई किसी तरीके का असॉल्ट हुआ है, कोई फिजिकल अब्यूज हुई है, कोई वर्बल अब्यूज हुई है, तो इतना कई बार ट्रॉमा हो जाता है कि वो उनको वो इंसिडेंट पूरी तरीके से याद भी नहीं होता। ठीक है। अदर कैन नो लॉन्गर, कुछ केसेस में क्या होता है, कोई एक स्पेसिफिक इवेंट, पूरा का पूरा इवेंट उनको याद नहीं होगा, या वो इवेंट याद होगा, कौन लोग इन्वॉल्व थे वो लोग याद नहीं होगा, जगह याद नहीं रहेगा, ऑब्जेक्ट याद नहीं रहेगा। वाइल मेमोरी फ्रॉम अदर इवेंट्स, बाकी सब इवेंट्स की मेमोरी उनकी इंटैक्ट होगी, लेकिन पर्टिकुलर जो उनके लिए एक ट्रॉमेटिक इवेंट था उसके बारे में जब आप उनसे इंक्वायरी करोगे, उसके बारे में जब आप जानना चाहोगे, तो उनको ठीक से याद ही नहीं रहेगा। ठीक है, ये होता है एमनीशिया। तो सिलेक्टिव मेमोरी लॉस हो रहा है इसमें। नेक्स्ट है हमारे पास डिसोसिएटिव फ्यूग। इसमें क्या होता है, इसका जो एसेंशियल फीचर्स है वो क्या है, इसमें पर्सन को आफ्टर अ स्ट्रेसफुल इवेंट, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई सोल्जर है, वो बहुत ज़्यादा ब्लड शेड देख के, बहुत ज़्यादा वॉर देख के, इस तरीके की चीज़ें देख के घर वापस आ रहा है। अब उसको इतना स्ट्रेस या इतनी स्ट्रेसफुल इवेंट में हुआ है कि वो घर के बजाय कहीं और ही चला जाता है, और आप उससे पूछो कि उसका क्या नाम है, उसे कुछ याद नहीं रहेगा, क्या काम करता है याद नहीं, कहाँ से आया है याद नहीं, कहाँ जाना है पता नहीं, कुछ भी नहीं पता होता। तो अमनीशिया में जैसे हमारा मेमोरी, सिलेक्टिव मेमोरी लॉस होता है, इसमें क्या होता है, फ्यूग, मतलब हम फ्यूग लैटिन वर्ड से आया है बेसिकली, इसका मतलब होता है रनिंग अवे। तो इसमें बंदा घर से कहीं और, अपनी वर्क प्लेस से कहीं दूर, अनएक्सपेक्टेड जगह पे ट्रैवल करता है। बेसिकली घर बार छोड़ के, अपना वर्क प्लेस छोड़ के कहीं और चला जाता है, और कई बार एक न्यू आइडेंटिटी बना लेता है। ठीक है, जो उसका नाम नहीं है, बोलेगा कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से, एक पूरा का पूरा न्यू आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि जो उसका पुराना आइडेंटिटी है उससे इतना ज्यादा ट्रॉमा उसको मिला है। फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई वुमेन है, ठीक है, और बहुत ही ज्यादा एब्यूजिव रिलेशनशिप में रही है, ठीक है, तो उसके बाद उसने वहां से अगर वो भागी, अभी भाग के कहीं और चली गई, तो अभी क्या होगा, अभी कोई उससे पूछेगा तुम्हारा क्या नाम है, कोई और ही नाम बताएगी, क्या एज है, कुछ और एज बताएगी, किधर से आए हो, कुछ और, पूरा कंप्लीट न्यू आइडेंटिटी। और ऐसा भी हो सकता है कि पर्सन निकल के गया और कहीं अपने दूर घर से, अपने वर्क प्लेस से निकल के वापस घर नहीं आया, मान लो काम से निकला, वापस घर नहीं आया, कहीं और चला गया, वहां पे अब उसे पता ही नहीं है कि मैं कौन हूं, कहाँ जाना था, कहाँ से आया हूं, क्या मेरी आइडेंटिटी है, कुछ याद नहीं है। तो फ्यूग बेसिकली इट्स अबाउट ट्रैवलिंग। ठीक है, यहाँ पे पर्सन जो है अपने अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल, जो अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल है, ये इसका मेन फीचर है। ठीक है, अपनी न्यू आइडेंटिटी बना लेता है। इनएबिलिटी टू रिकॉल प्रीवियस आइडेंटिटी, जो लोग अपनी न्यू आइडेंटिटी बना लेते हैं, कुछ लोगों को तो अपनी आइडेंटिटी याद नहीं होती और वो न्यू आइडेंटिटी भी नहीं बना पाते, और कुछ लोग जो न्यू आइडेंटिटी बना लेते हैं उनको अपनी प्रीवियस आइडेंटिटी बिल्कुल भी याद नहीं होती। द फ्यूग यूजुअली एंड्स व्हेन द पर्सन सडनली वेक्स अप विद नो मेमोरी ऑफ द इवेंट अकर्ड ड्यूरिंग द फ्यूज। कई बार ऐसा होता है कि ये कुछ दिनों तक चलता है, कई बार कुछ हफ्तों तक चलता है, और कई बार कुछ मंथ्स तक इस तरीके से हो सकता है। फिर एक दिन अचानक पर्सन उठेगा सडनली, और उसको कोई मेमोरी नहीं होगी कि उसको सब कुछ याद आ जाएगा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या है क्या नहीं, बट उस फ्यूग के दौरान जब वो ट्रैवल कर रहा था अनएक्सपेक्टेड,
उस दौरान क्या हुआ, वो कहाँ चला गया था, उसने कोई आइडेंटिटी नहीं बनाई थी, क्या हुआ था, वो उसको कुछ भी याद नहीं होगा। दिस डिसऑर्डर जो है इज ऑफन एसोसिएटेड विद ओवरवेलमिंग स्ट्रेस। जब हमारे ब्रेन में इतना ज्यादा माइंड को स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है, कुछ ट्रॉमा लगता है, कुछ इतना धक्का लगता है किसी चीज से बहुत ज्यादा, तब इस तरीके की चीजें होती हैं, डिसोसिएटिव फ्यूग होता है। देन द थर्ड वन दैट कम्स इनटू दिस कैटेगरी इज डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। इसको DID के नाम से भी जाना जाता है। इट इज ऑफन रेफर्ड टू एज मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये बहुत ज्यादा ड्रामेटिक डिसऑर्डर है सब में से। ठीक है, ड्रामेटिक क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें एक पर्सन के अंदर बहुत सारी पर्सनालिटीज आ जाती हैं। ठीक है, इट इज ऑफन एसोसिएटेड विद ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। जिनके बचपन बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक रहा होता है, उन्होंने बहुत कुछ झेला होता है, बहुत ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं। अगेन इसमें चाइल्ड अब्यूज, वर्बल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, असॉल्ट्स, इस तरीके की चीजें होती हैं। इन दिस डिसऑर्डर अ पर्सन एज्यूम्स ऑल्टरनेट पर्सनालिटी। तो इसमें क्या होता है, पर्सन एक ही है लेकिन उसके अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज हो सकती हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि कोई 20 साल का पर्सन है, ठीक है, अब उसके अंदर कोई बच्चा 5 साल का भी हो सकता है, क्योंकि वो उसने कितना ट्रॉमा झेला है, किस उम्र से झेला है, ये सब बातें डिपेंड करती हैं। ठीक है, तो कोई 5 साल का बच्चा होगा, कोई 10 साल का होगा, कोई 8 साल का भी हो सकता है, कोई 15 साल का होगा। मान लो 3 पर्सनालिटीज, तो उसी एक पर्सन के अंदर कभी वो 5 साल का बच्चा बन के, तो उनकी क्या होता है, उनका बॉडी लैंग्वेज 5 साल के बच्चों की जब वो टेक ओवर करेगा, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कभी वो पर्सन अचानक से 5 साल के बच्चे की तरह बात करेगा, 5 साल के बच्चे की तरह ही हरकतें होंगी। ठीक है, उसका नाम भी होता है उनकी पर्सनालिटीज का। अगर आप ऐसे केसेस देखा हो, वैसे बहुत रेयर है हॉस्पिटल्स में ऐसा केस देखना, मतलब मैंने अभी तक नहीं देखा है पर्सनली, बट क्या होता है उसमें कि 5 साल का बच्चा कोई टेक ओवर कर लेगा और उनकी अलग अलग पर्सनालिटीज के उनके नाम भी होते हैं। ठीक है, कि मेरा नाम ये है, और मतलब अपनी एज बताएंगे, अपने डिफरेंट कैरेक्टर्स, और बिल्कुल वो 5 साल के बच्चों वाली उनकी हरकतें होंगी, उनका लैंग्वेज, उनके बोलने का लहजा, तरीका सब वैसा ही होगा। फिर कोई है जो उन्हीं की उसमें ब्रेन का डिवीजन है, मतलब उन्हीं के अंदर एक और पर्सनालिटी है जो 10 साल के बच्चे की होगी। नाउ ऐसा नहीं है कि कोई फीमेल है तो उसकी सारे अंदर फीमेल पर्सनालिटीज होंगी, मेल पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं। और ऐसे ही कोई मेल है जिसको ये डिसऑर्डर है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर, DID, तो ऐसा नहीं है कि कोई मेल है तो उसके अंदर सारी पर्सनालिटीज मेल ही होंगी, उनके अंदर फीमेल पर्सनालिटीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो अलग अलग पर्सनालिटीज होती हैं, अलग अलग एज ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं, यंगर, एल्डर, किसी भी पर्सनालिटी एज ग्रुप को बिलोंग कर सकते हैं, एंड दे विल एक्ट एंड बिहेव एंड टॉक इन अ सिमिलर मैनर, जो उस एज ग्रुप, जो पर्सनालिटी उनके अंदर होगा उसके हिसाब से होगा। नेक्स्ट एंड लास्ट इस कैटेगरी में आता है डीपर्सनलाइजेशन एंड डी रियलाइजेशन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स अ ड्रीम लाइक स्टेट। ठीक है, एक ड्रीम लाइक स्टेट होती है, फॉर एग्जाम्पल कि सब कुछ एक सपने जैसा लगता है, जो भी घटित हो रहा है मेरे आसपास, जो भी चल रहा है, इट लुक्स लाइक अ ड्रीम, कि ऐसे एज इफ कि वो रियलिटी में हो नहीं रहा, इस एक तरीके का बेसिकली डिस्कनेक्ट फील होता है। ठीक है, हेयर अ पर्सन फील सेपरेटेड बोथ फ्रॉम सेल्फ एंड रियलिटी। तो यहाँ सिर्फ अपने थॉट्स या इमोशंस के साथ डिस्कनेक्शन नहीं होता है, बल्कि अपने रियलिटी के साथ, ठीक है, जो हमारे आसपास चल रहा है उसके साथ भी हम डिस्कनेक्ट फील करते हैं, और ऐसा लगता है कि जो ये जो हो रहा है, इट इज हैपनिंग इन द ड्रीम, दिस इज नॉट द रियलिटी। ठीक है, और जो मैं हूं, मैं नहीं हूं। ठीक है, इस तरीके का डिस्कनेक्ट होता है इसमें। इन दिस डिसऑर्डर देयर इज अ चेंज ऑफ सेल्फ परसेप्शन एंड द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी इज ऑल्सो टेम्परेरी लॉस्ट और चेंज्ड। इसमें क्या होता है, इसमें पर्सन का खुद का सेल्फ का परसेप्शन चेंज हो जाता है, मतलब खुद को देखने का नजरिया बदल जाता है, द पर्सन सेंस ऑफ रियलिटी चेंज हो जाती है, और टेम्परेरी कंप्लीटली चेंज भी हो सकती है और लॉस्ट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल कि दे आर आउट, उनको ऐसे लगता है मान लो वो पार्क में है या कहीं पर भी बैठे हैं, उनको ऐसा लगेगा कि एवरीथिंग ये एक मूवी का सीन चल रहा है। ठीक है, उन सेम, मतलब उनको लगेगा कि मैं ये बॉडी में नहीं हूँ और ये एक मूवी चल रही है, ये आसपास जो हो रहा है ये रियलिटी नहीं है। अपनी बॉडी से, अपने इमोशन से, अपने थॉट से, हर जगह से दे विल फील डिस्कनेक्टेड। सो देयर इज अ चेंज, अपने सेल्फ के परसेप्शन में भी चेंज हो जाता है, अपनी रियलिटी चेंज हो जाती है,
तो हर एक चीज के साथ देयर इज अ डिस्कनेक्शन, और उनको लगेगा एवरीथिंग इज, या तो ये सपने जैसा ही है, ये सब ड्रीम लाइक स्टेट में चल रहा है, या फिर एक इट्स लाइक अ मूवी दैट इज गोइंग ऑन। ठीक है, इस तरीके की उनकी फीलिंग्स रहती हैं। बाकी के डिसऑर्डर्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको समझ आया, डू गिव मी अ thumbs up. Let me know in the comment section how was it for you. Till then, keep learning, keep revising. I'll see you next time. Bye.